नहीं, रिस्क तो यही नहीं है ना कि आप 35 साल काम करो और फिर लास्ट में आपके पास कुछ ना बचे। पिछली बार हमारा जो कन्वर्सेशन था काफी लंबा वीडियो हो गया, तो इसलिए हमने उसको कट किया। इसका पार्ट 2 शूट करते हैं। हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, नाउ वी आर गोइंग टू शूट द पार्ट 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वो लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने में, उनको इसे रिस्क जैसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कोई पैसा लेके उनका भाग जाएगा। तो डरना जायज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका पीछे का कारण क्या है? हिस्ट्री। जैसे 1992 का स्कैम हो गया, 2007 का क्रैश हो गया, तो उसका न्यूज में इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है कि हम डर जाते हैं कि लगता है पूरी दुनिया का पैसा डूब गया। तो आपको ऐसे सोचना है कि मार्केट तो 150 सालों से है, 1875 से BSE एक्टिव है। 150 साल हो गए। मार्केट अभी तक बंद हुआ क्या? नहीं। आगे कभी ऐसा लगता है कि मार्केट जीरो हो जाएगा? नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जीरो नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग फिर से 5000 साल पहले चल के फिर से जंगलों में रहेंगे, उसके लिए ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। जैसे जैसे हम लोग का मतलब डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे मार्केट भी बढ़ता जाएगा। तो देखो, कई बार हमें लगता है कि मार्केट जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होगा। उसका सिंपल रीजन है कि बिजनेसेस नहीं बंद होने वाले। हाँ, एक कंपनी से दूसरी कंपनी आ सकती है, मार्केट तो बंद बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपको बिजनेसेस चूज करने में दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क है वगैरह वगैरह, तो एटलीस्ट आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडेक्स फंड क्या होता है? तो इंडेक्स फंड का मतलब कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, मतलब आप समझ लो टॉप 50 कंपनियां जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका एक ग्रुप बनाया गया है, उसी को कहते हैं निफ्टी 50। तो आप उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप इंडेक्स फंड को एक म्यूचुअल फंड समझिए और इंडेक्स फंड को इंडिया का रिप्रेजेंटेशन समझिए। जैसे ये अपना निफ्टी 50 है, अब इसका मैक्स देखो, 1999 से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर देखो तो उस समय कितना था? 890 था। और आज कितना है? 17,000 है। और कितने साल में जरा देखो, 1999 से आज है 2022, 23 साल के करीब लगभग हो गया। अब सपोज करो 890 रुपीज अगर उस समय मैंने इन्वेस्ट किया होता, 890 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया होता, तो अगर वो 15% से ग्रो करता, तो देखो 22 साल बाद ये कहाँ पहुंचता? 21 से 22 के बीच में देखो कितना है? 20,000 रुपया लगभग। और वही 17,200-300 के करीब है। तो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है निफ्टी हमारा? 15%। कितने सालों से? 23 साल। और इस बीच में क्या क्या दुर्घटनाएं हुई? सबसे बड़ा तो अपना पेंडेमिक ही आया। करेक्ट। फिर इसके बाद 2008 में क्राइसिस आए थे। करेक्ट। तो 2008 का क्राइसिस अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा। हाँ, दिख रहा है। 40% का 50% का करेक्शन था। डिमोनेटाइजेशन आया। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें आई, लेकिन हम नेट ऊपर है या नहीं है? एकदम ऊपर है। बट इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि वोलेटाइल है ये। वोलेटाइल मतलब मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, नेट ऊपर जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मिनिमम 5 साल का तो इन्वेस्टमेंट आपका होना ही चाहिए। इक्विटी की यही सबसे बड़ी बात है। हम वोलेटिलिटी को रिस्क समझते हैं। वोलेटिलिटी और रिस्क अलग अलग चीज है। एक होता है डूब जाएगा और एक होता है वोलेटाइल है, मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सीख के करो, समझ के करो, वो तो जरूरी है। हाँ, किसी ने कह दिया सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करोगे? जैसे हाँ, सीखना तो जरूरी है, ऑब्वियस है, बात तो कंपलसरी है लाइफ में। अगर आगे आपको बढ़ना है तो सीखना तो आपको मतलब हर एक क्षेत्र में आपको सीखना तो पड़ेगा ही। जैसे कि बहुत लोग अपने लाइफ में मतलब थोड़ा बिजी रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, अपने फैमिली में बिजी रहते हैं, तो वो लोग कैसा सीखें कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, अगर आप बिजी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये तो पता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, ये तो क्लियर है। हाँ, ये क्लियर है। करेक्ट। अब पैसा बनाने के लिए आपको ये भी पता है कि इन्वेस्टमेंट काम करता है लॉन्ग टर्म में, ये पता है। बिजनेसेस ही सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर है। देखो, एक चीज ना दीवार पे छाप लो, पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से बनता है, वो है बिजनेस। सैलरी सिर्फ सर्वाइविंग के लिए है, थ्राइविंग के लिए क्या है? बिजनेस। लेकिन बिजनेस सब तो नहीं बना सकते, सबके सब तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नहीं। लेकिन आप बिजनेस पढ़ तो सकते हो, है ना? हाँ। सो आप बिजनेस बनाओ या मत बनाओ, लेकिन बिजनेसेस में इन्वेस्ट तो कर सकते हो पढ़ के। जब आपको ये रियलिटी पता है कि पैसा बिजनेस से ही बनने वाला है, तो एटलीस्ट बिजनेसेस पढ़ के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। शार्क टाइम जो अपना आता है, हाँ,
है ना, वो क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग जो पैसा बनाते हैं, टॉप 1%, 2%, अगर आप देखोगे तो या तो वो बिजनेस बना रहे हैं या फिर बिजनेसेस को पकड़ के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे सॉफ्ट बैंक हो, चाहे। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मतलब बिजनेस अपना खुद का नहीं स्टार्ट कर रहे हैं बल्कि उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो कहानी पूरा घूम फिर के यहाँ पे आती है कि अगर आप बिजी हो, जैसे कि रत्नेश ने बोला कि आप बिजी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट आप 1-2 महीना निकाल करके हर सैटरडे संडे कुछ वीडियोस देखो, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड से शुरू करो। मेरी एक म्यूचुअल फंड की सीरीज भी है, आप यहाँ पे लिंक पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो के ऊपर, आप वहां पे जाकर के पूरी सीरीज को देखो, आपको एटलीस्ट म्यूचुअल फंड समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड क्या है, बिजनेसेस का कलेक्शन और कुछ है नहीं, ठीक है। 15, 20, 25 बिजनेसेस हैं, उसका कलेक्शन है, उनमें एक फंड मैनेजर है जो कि आपके नाम पे इन्वेस्ट करता है। आप जो भी पैसा देते हो, 1000 रुपया, 500 रुपया, आप मंथली चालू कर सकते हो, आपका उस तरीके से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। ये तो मुझे समझ गया कि मुझे म्यूचुअल फंड में मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए स्टार्टिंग के लिए। हाँ, अगर आप बिजी हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में मतलब मुझे इन्वेस्ट या फिर जो भी मतलब स्टार्टिंग में करना चाहे, हाँ, वो स्टार्ट म्यूचुअल फंड से कर सकता है। और एक सेकंड, मैं कुछ म्यूचुअल फंड के, अच्छे म्यूचुअल फंड के नाम दे देता हूं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। एक लार्ज कैप फंड, एक फॉरेन इक्विटी फंड, एक स्मॉल कैप फंड। अब इनमें आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, पहले में 40% लगा दीजिए, दूसरे में 40%, तीसरे में 20%, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले में 40, दूसरे में 40, तीसरे में 20। ये 3 म्यूचुअल फंड है, अच्छे म्यूचुअल फंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है, बट अच्छे म्यूचुअल फंड है। बट अगर आप इनमें भी आपको भरोसा नहीं तो एटलीस्ट इंडेक्स फंड का भी मैं आपको नाम दे रहा हूं, उससे आप शुरू कर सकते हो। हाँ, अब आपका क्वेश्चन। जैसे बहुत बार क्या होता है, लोग मतलब म्यूचुअल फंड में ना करके डायरेक्ट इक्विटी में मतलब शेयर मतलब लेना चाहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है एस बैंक की तरह मतलब हो जाता है सीन। हाँ। तो देखो, यही सीखने की बात है जो मैं कह रहा था। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं, आप सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाते हो, वहां पे आपका आता है डाइवर्सिफिकेशन। ओके। आप सबसे पहले कंपनियों में पैसा नहीं लगाते हो, आप सबसे पहले सेक्टर्स के बारे में सोचते हो, ठीक है, सेक्टर के बारे में। जैसे कि अगर आपको लगता है कि यस बैंक ऊपर जाएगा, तो आपका सोच पहले बैंक, कौन सा बैंक ऊपर जाएगा ये नहीं होना चाहिए। आपका सोच होना चाहिए कि ये मुझे बताओ कि क्या पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में बड़ा बनेगी कि ये नहीं बनेगी। ये आपका थॉट प्रोसेस हो गया। आपने फिक्स कर लिया कि चलो आईटी इंडस्ट्री बड़ी बनेगी, बैंकिंग इंडस्ट्री बड़ी बनेगी, एफएमसीजी इंडस्ट्री बड़ी बनेगी, इसमें मेरा भरोसा है भाई, ये बनेगी। लेकिन इसमें से कौन है जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं, ये आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद क्या आप बैंकिंग इंडस्ट्री अगर बड़ी बनेगी फ्यूचर में, तो आप सिर्फ एक ही बैंक में सारा पैसा डालोगे? आंसर है नहीं। आप थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे थोड़ा सा, अगर आपको 100 रुपए बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा एचडीएफसी में डाल दोगे, थोड़ा यस बैंक में डाल दोगे। अगर आपको एफएमसीजी में करना है तो आप थोड़ा मे बी हिंदुस्तान यूनिलीवर में डाल दोगे, थोड़ा नेस्ले में डाल दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने उस सेक्टर को पकड़ लिया कि चलो यस बैंक नहीं जीतेगा, कम से कम एचडीएफसी जीतेगा। अगर एचडीएफसी नहीं जीतेगा, कम से कम यस बैंक जीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि जो भी 1,00,000 2,00,000 जो भी मेरे पास अमाउंट है, उन लोग ना यही लोग नहीं सोच पाते कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके हर एक अलग अलग सेक्टर में इसको इन्वेस्ट करूं। लेकिन लोग के मन में पता क्या रहता है, डबल करने का मतलब वो लालच रहता है कि मैं अकेले किसी एक बैंक में किसी एक सेक्टर में लगा देता हूँ, जो भी परसेंट बनेगा फटाक से मतलब मेरा ग्रोथ होगा। इसी के लालच में ना लोग पैसा भी डूब जाता है और मतलब बना भी नहीं पाते, बिना सीखे करते हैं। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सबसे पहले ये करो कि 5 साल के पहले में पैसा नहीं निकालो। पहला छाप लो इसको दिमाग में, जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के पहले पैसा नहीं निकालना है। दूसरा, जब भी आप इन्वेस्ट करोगे मल्टीपल सेक्टर्स में, एंड उस सेक्टर की हो सकता है मल्टीपल अच्छी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर दो। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, मेरा डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बढ़िया वीडियो है, आप जाकर के उसको देखिए कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। सो डाइवर्सिफिकेशन क्लियरली लोग मिस कर देते हैं। वही होता है सबसे बड़ा ब्लंडर। हम डबल करने के चक्कर में डाइवर्सिफिकेशन को साइड रख देते हैं, हम डबल करने के चक्कर में टाइम होराइजन को साइड रख देते हैं, और दोनों तरीके फिर आके हमको परेशान करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता ही नहीं है। और आपका सोच डबल से ज्यादा ऐसा होना चाहिए कि क्या ये कंपनी डबल हो जाएगी अगले साल, क्या ये कंपनी अगले 5 साल में 3 गुना हो जाएगी। अगर कंपनी 3 गुना हो जाएगी, कंपनी का बिजनेस 3 गुना हो जाएगा, तो फिर बिल्कुल शेयर प्राइस भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ आप शेयर प्राइस मत सोचो कि 10 रुपए का है, 10 के क्या है, 10 और बढ़ जाएगा 20 है। अरे भाई 10 और की बात नहीं है, बात है डबल की।
Yes. वो वहां से डबल हो रहा है, और सिर्फ शेयर प्राइस आपको दिख रहा है ना, पूरा मार्केट कैप डबल होता है। सो अगर आप मार्केट कैप समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट कैप एंड शेयर प्राइस में डिफरेंस क्या है, इससे आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिलेगा कि शेयर प्राइस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, मार्केट कैप इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। शेयर प्राइस से आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि कंपनी महंगी है कि सस्ती है कि क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता शेयर प्राइस, कुछ भी नहीं समझ में आता। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ शेयर प्राइस देख करके इन्वेस्ट करेगा। 10 रुपए का है तो ले लो, और 3000 का है मतलब महंगा है, ऐसा वो, जबकि वो थॉट गलत है। एग्जांपल के लिए, अगर आज सोने की कीमत कितनी है, 10 ग्राम सोने की कीमत 51 या 52,000, 51-52,000 होगी। अगर आपको कोई 30,000 रुपए में 1 तोला सोना दे तो वो महंगा है या सस्ता, आप मुझे बताओ। सस्ता है। सस्ता है। So, वही अगर ये जैसे कि ये कप है, इसका कीमत बाहर कितना होगा, ये अभी होगा 150-200 रुपए। 200 रुपए। अगर इसको मैं आपको 5,000 में दूं तो ये महंगा हो गया कि सस्ता हो गया? महंगा हो गया। वहां पे अब आप सोचो, 30,000 की चीज आपने बोला सोना सस्ता है, और ये 5,000 की चीज क्या है, महंगा है। वहीं अगर मैं आपको ये कहूं कि पेन है मेरे पास, पेंसिल है, जो कि आपको मैं 200 रुपए की दूंगा, वो महंगी है कि सस्ती है? महंगी है। क्योंकि इसकी कीमत 5 रुपए है। एग्जैक्टली। सो बट ये हम शेयर प्राइस के बारे में सोच पाते हैं क्या? नहीं। इसीलिए हम रिस्क को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, क्योंकि हम पीछे की वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं। और यही रीजन है कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में जा रहे हो, डायरेक्ट इक्विटी में जा रहे हो, अगर बिना पढ़े अगर आप जाओगे तो खोने को रेडी हो, बेसिकली मतलब यही हो गया। करेक्ट। सो इससे अच्छा है कि सैटरडे संडे इस्तेमाल करके उसको पढ़ लो। कितने सारे अच्छे अच्छे वीडियो सीरीज अवेलेबल होंगी, आपको नेट पे ही मिल जाएंगी, बुक हो जाएंगी, आप उनसे पढ़ो। अपनी गाड़ी कमाई खो मत, ये गलत बात है। राइट। यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। यही होता है, किसी के बहकावे में अपना पूरा कमाई लगा देते हैं। लोगों को लगता है यार उनका पैसा डूब गया, 10 साल की कहानी अभी तक सुनाते रहते हैं, शेयर मार्केट बहुत गहरा कुआं खाई है। तो यही सब चीजें हैं, और वो ये नहीं बताते कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया था, मैंने सही तरीके से पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं किया था, कुछ भी नहीं बताया। बस ये बताया कि ये गड़बड़ है। मतलब ये ऐसे होगी कि आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई मत करो, जाओगे एग्जाम देके आओगे, फिर बाद में बताओ अरे मैं तो फेल हो गया। क्यों फेल हो गए, ये नहीं बताएंगे मैंने नहीं पढ़ा लिखा, बस फेल हो जाएंगे। तो वही में क्या यार तो बहुत टफ एग्जाम था, ये था वो था, तो मतलब। अब एक और मैं तुमको रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बताता हूँ। अब एक जनता इस तरह की भी होती है जिनको इन्वेस्ट ही नहीं करना है, वो सिर्फ एफडी में पड़े हुए हैं। एफडी में पड़े हुए, करेक्ट है। मान के चलते 10 लाख आपकी सालाना सैलरी है, 10 लाख का पैकेज है आपका, ठीक है। तो लगभग 80,000 रुपए के करीब आपका सैलरी बन जाएगा पर मंथ, ठीक है। अब इस 10 लाख में से मान के चलो आप 9 लाख खर्चा करो, जितना खर्चा करना है करो, लेकिन 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। पूरे साल भर में 1 लाख रुपया उसमें से इन्वेस्ट कर दो। अब आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं यंग हूं, मुझे तो लाइफ एंजॉय करनी है, तो करो ना 9 लाख में, कोई आपको रोक रहा है, आप करो, उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दो। लेकिन जॉब लोग कितने टाइम तक करते रहते हैं उसी पैसे के लिए, आप मुझे बताओ। लाइफ टाइम कर देते, लाइफ टाइम कितना, फिर भी चलो 30 अगर 30 साल 35 साल 35 साल मिनिमम 35 साल करते हैं। अब 1 लाख रुपया सालाना, कहने का मतलब हो गया 8,000 की एसआईपी। लेकिन अगर जिसका अगर 10 लाख ना हो तो 10 लाख नहीं तो 5 होगा, तो 5 में से 50,000 वो करेगा। 1 लाख है, 1 लाख में 10,000 करेगा। बट 10% तो साइड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सालाना कर सकते हो। अब मैं आपको इसका मैथ बताता हूँ 10 लाख के एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, कि 10 लाख की सैलरी है और आपका जो 1 लाख रुपए सालाना, कहने का मतलब हो गया 8,000 की एसआईपी, ठीक है। अब 8,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो 15% के रिटर्न रेट पे 20 सालों के लिए, तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा, लगभग 1,20,00,000। कितने सालों में, तो 20 साल आप काम तो करते रहे, ठीक है। पहले आपका प्लान कितना था, 35 साल काम कर, 35 साल। अब बताओ 1,20,00,000 बन गए, ये आपकी 12 साल की कमाई बन गई है। अगर इसी को 10 लाख रुपए सैलरी के हिसाब से निकालो तो कितने साल की कमाई बन गई है, 12 साल की कमाई बन गई। अब मुझे बताओ लाइफ के 12 साल बच गए आप, इस वजह से काम चल सकता है आपका। तो रिस्क कहां पे है, पूरी लाइफ को इसमें झोंक देना कि एटलीस्ट इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना और लाइफ के कुछ साल बचा लेना और उसको कहीं और इस्तेमाल करना। मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ रिस्क कहां पे है। रिस्क वो वाला बड़ा रिस्क हो रहा है जहां पे पूरी लाइफ, एक प्रीशियस लाइफ मिली, उसको खत्म कर देना, कि रिस्क यहां पे है कि भाई थोड़ा सा रिस्क लेकर के लाइफ के 12 साल बचा लेना। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। नहीं, रिस्क तो यही में है ना कि आप 35 साल काम करो और फिर लास्ट में आपके पास कुछ ना बचे। एग्जैक्टली। सो हमको रिस्क का देखने का नजरिया ही गलत है। राइट। हम इसको देख ही नहीं रहे कि हमारे लाइफ के 10-12 साल बच सकते हैं।
और इसके लिए बस थोड़ा सिर्फ अपनी कमाई का 10% भी इन्वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। और सिर्फ अगर सीख के करोगे आप तो आप इसको और भी बहुत अमेजिंग तरीके से बीट कर सकते हो, वेल्थ भी बना सकते हो और अपनी लाइफ को आगे जी भी सकते हो बेहतरीन तरीके से। वरना आप अपने आसपास नजर घुमा के देखो, जो मतलब 20 साल पे या 20-30 साल पहले जहां पे थे आज भी वहीं पे है। एग्जैक्टली। और वो बस EMI भर रहे हैं, लाइफ चल रही है, मतलब काम भर की लाइफ चल रही है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा है, बट मैं कह रहा हूं कि इससे बेहतर हो सकता था। इन्वेस्टमेंट आपको उन चीजों में हेल्प करता है। पूरी दुनिया को पता है एक ही जगह से पैसा मिलता है, वो है बिजनेस। तो बिजनेस बना नहीं सकते, कम से कम बिजनेस पढ़ सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। इतना तो कर सकते हो, इतना कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अपनी सैलरी के हिसाब से अगर 1000 जो भी मतलब आपका सैलरी हो, अगर उसका भी मतलब जो 500-1000 रुपये मंथ है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपना स्किल डेवलप करो, अपना सैलरी इंक्रीमेंट करो, फिर उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बढ़ाओ और ईयर भी बढ़ाओ। करेक्ट। तो जिससे जो आपका जैसे आपने 10 लाख सोचा रहेगा, 20 साल के बाद आपको शायद वो 40 लाख 50 लाख आपके इन्वेस्ट के हिसाब से वो मिलेगा आराम से। तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। अगर आपका 500 महीना बचता है, 500 रुपए से स्टार्ट कर दो, लेकिन कर दो। यस। सो इस पूरे वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि आप रिस्क क्या है, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड क्या है और उसका रेशियो क्या है। वो सारी चीजें हमने देखी, रिस्क, रिवॉर्ड, रेशियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। रिस्क, रिवॉर्ड एंड रेशियो, RRR। हाँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो तो बिंदास आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।